लॉज ऑफ मोशन में जो सबसे पहली चीज हमें सीखने को है उसका नाम है लीनियर। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि लीनियर मोमेंटम क्या है और हमें लीनियर मोमेंटम पढ़ने की कितनी जरूरत है। चलो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लो जैसे हमारे बीच एक बच्चा, उसका नाम है समर। हालांकि वो बहुत सारे काम करने में असमर्थ है, लेकिन फिर भी उसका नाम क्या है, समर। अब देखो प्रैक्टिकल बात करते हैं। बोलता क्या है, मान लो कि सामने से एक साइकिल वाला आ रहा है, साइकिल चलाते हुए। समर्थ को हमने कहा कि समर्थ साइकिल को रोक, ठीक। अब समर्थ साइकिल को रोकने की कोशिश करेगा नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? ट्राई करेगा यार, साइकिल तो आगे से रोक लेगा। लेकिन अगर सपोज करो एक आदमी साइकिल से ना चल करके आकर के बाइक से चल के आ रहा है, तो फिर अब हमने दोबारा कहा समर्थ को रोक, क्या करेगा? रोकेगा नहीं रोकेगा? नहीं रोकेगा। अब बस से बढ़कर कोई कार आ रही हो, नहीं रोकेगा। बस आने लग जाए तो भाग जाएगा वहां से, है ना? अभी क्या आ रही है ना? तो परेशानी किस बात से? दिक्कत क्या? क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है। साइकिल का मास कम था, रोकने की कोशिश करी, फिर स्कूटी का मास थोड़ा ज्यादा हुआ और रोकने की कोशिश नहीं करी। तो जैसे जैसे मास बढ़ता गया वैसे वैसे इसने रोकने की कोशिश करी या छोड़ता चला? आई बात समझ? तो दिक्कत किस बात की क्रिएट हुई? मास। क्या सच में मास दिक्कत का कॉज बनता है? मैंने पूछा कि अभी की सिचुएशन में हमारे सामने परेशानी किस बात से? मास। चलो एक छोटे से ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करते हैं जिसका मास बहुत कम है, ठीक। वो छोटा ऑब्जेक्ट है किसी बंदूक से निकली हुई बुलेट। बुलेट का मास तो बहुत छोटा है। अब हमने सामर्थ्य को कहा कि जरा सामर्थ्य दिखाओ और रोक के दिखाओ। मर जाएगा? जिंदा रहती भी क्या करेगा? तो गोली चला दो। तो मुद्दा ये है कि अब बताओ सामर्थ्य बुलेट को रोकने की कोशिश करेगा नहीं करेगा? नहीं। परेशानी किससे थी? मास से? नहीं। किससे परेशानी है? वैसे एक तरीका सिखाता हूँ बुलेट को रोकने का। बड़ा सिंपल सा तरीका है, अगर कर पाओ तो कर लेना, तुम्हारी जान बच जाएगी। कैसे रोकेंगे? तो अगर किसी ने गोली चला दी तो तुम क्या करो, तुम खुद को गोली की रफ्तार से दौड़ो। कर पाओ तो तुम किसी स्पीड से दौड़ दो, गोली की स्पीड से, बुलेट की स्पीड से दौड़ दो, क्या होगा बताओ? दोनों एक ही तरफ जा रहे होंगे सेम वेलोसिटी से, तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो। आराम से बुलेट को पकड़ लेना, पकड़ के उतर जाना। बस उतरते टाइम ध्यान रखना थोड़ा साइड में ही रखना, है ना? अगर उसके सामने आगे तो फिर उतरने लायक नहीं होगा। क्लियर? तो अब मेरे को मुद्दे वाली बात ये बताओ कि परेशानी हमें मास से है कि परेशानी स्पीड से? तो सही मायने में जो परेशानी है वो परेशानी किससे होती है? ना तो अकेले मास से परेशानी होती है हमें और ना ही अकेले परेशानी होती किससे है? जब दोनों एक साथ आ जाए। दोनों एक साथ आने का मतलब क्या है? जब मास और वेलोसिटी दोनों एक साथ आ जाते हैं तो परेशानी है। कैसे? अगर कम मास हो ज्यादा तेज आ रहा हो परेशानी है नहीं है? जैसे बुलेट के साथ मास तो कम था लेकिन भाग बहुत तेज रही तो परेशानी हुई। दूसरी तरफ परेशानी किससे हो सकती है? वेलोसिटी कम हो, जैसे बस के साथ होता है। मास तो बहुत ज्यादा होता है लेकिन वेलोसिटी क्या होती है उसकी बहुत ही कम होती है। आई बात समझ? इसका मतलब दिक्कत जो है हमें ना तो अकेले मास करता है और ना ही अकेले वेलोसिटी। दिक्कत क्रिएट कौन करता है? जब मास और वेलोसिटी दोनों एक साथ। आई बात समझ?
तो ये जो मास और वेलोसिटी दोनों एक साथ मिलके जब आते हैं तो इसी को हम लोग एक नया नाम देते हैं और नाम क्या है उसका, लीनियर मोमेंटम। तो एक चीज समझने के लिए क्लियर होगी हमारे सामने कि जो लीनियर मोमेंटम है, बेसिकली लीनियर मोमेंटम किन दो चीजों का कॉम्बिनेशन है बताओ, मास और वेलोसिटी का। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम के पास मास भी होती है और वेलोसिटी भी होती है। ये लीनियर मोमेंटम इतना खतरनाक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फिर आपके टाइम पे तो ऐसी परमिशन नहीं रही, पुराने टाइम पे हम लोग करते क्या थे, बस की छत पे बैठ के ट्रैवल करते थे। ठीक, अगर बस बहुत तेजी से जा रही हो और हमारे सामने एक पेड़ का पत्ता भी टकरा जाए तो बहुत मजा आता है। कितनी मजा आता था, तेज लगती है, मास तो उसका कम था लेकिन हमारी स्पीड बहुत ज्यादा थी, ऐसे चिपकता था लगता था बस। इससे भी ज्यादा और एक्सपेरिमेंट करना तो और कर सकते हो, बारिश के टाइम पे स्कूटी तेज चलाने का कोने से लगते हैं सर, बहुत जोर से है, जब बारिश हो रही है तो स्कूटी को तेज भगाने की कोशिश भगाइए सर, भगाइए बहुत जोर से लगते हैं, तो परेशानी कौन क्रिएट कर रहा है, दोनों साथ आ जाते हैं एक दूसरे के साथ। उस बारिश में हम आराम से खड़े हो लेते हैं, हमें दिक्कत नहीं होती ना। दिक्कत कब होती है, जब हम बारिश में फुल स्पीड। तो कहानी इतनी है कि लीनियर मोमेंटम जो होता है वो अकेला ना तो मास से दिक्कत देता है और ना ही वेलोसिटी से दिक्कत देता है। जब मास और वेलोसिटी दोनों कंबाइंड फॉर्म में आ जाते हैं, जिनको हम लोगों ने क्या नाम रखा बताओ, लीनियर मोमेंटम। कोई आपसे पूछे कि लीनियर मोमेंटम है क्या, जैसे कि हमारे स्कूल में कभी-कभी डेफिनेशन में पूछ लिया जाता है, तो एक बड़ी सिंपल सी और बेसिक सी डेफिनेशन है लीनियर मोमेंटम की, और वो ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना मोशन दिखा सकता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बताओ, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम की एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखेंगे कि दैट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज व्हाट, लीनियर मोमेंटम। क्लियर होगी बात, क्या क्वांटिटी ऑफ मोशन पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम में कौन कौन है बताओ, मास भी और वेलोसिटी। क्या डेफिनेशन दोगे इसकी, द क्वांटिटी ऑफ मोशन आई बात समझ में, द क्वांटिटी ऑफ मोशन पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज व्हाट, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, कैसे मेजर करेंगे लीनियर मोमेंटम को, मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम के पास कौन कौन होता है बताओ, मास भी होता है और वेलोसिटी। ठीक है, बाकी बात, व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, द क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या कहलाता है, लीनियर मोमेंटम। कैसे मेजर करेंगे इसको, मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर है, वेक्टर। अगर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन है तो लीनियर मोमेंटम में कौन आता है बताओ, एक्सेलरेशन। लीनियर मोमेंटम एक्सेलरेशन आता है, शाबाश। ऐसे बच्चे ना प्राउड क्रिएट करते हैं कभी भी, बताओ। तो लीनियर मोमेंटम के पास कौन है बताओ, मास है और वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम के पास मास भी है और वेलोसिटी। तो मास स्केलर है वेक्टर है, स्केलर, मास स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर। इसका मतलब लीनियर मोमेंटम भी क्या हुई, वेक्टर। क्यों, स्केलर इनटू वेक्टर क्या होता है, आई बात समझ में, अरे आगे बात समझ। तो लीनियर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है बताओ, वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो लीनियर मोमेंटम की वही डायरेक्शन होती है जो वेलोसिटी की होती है, क्या लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन वही होती है जो क्लियर है, अरे ठीक है क्या, बाकी बात। तो लीनियर मोमेंटम को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो लीनियर मोमेंटम को लिखेंगे मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। अगर लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हो तो सिंपली क्या लिखेंगे बताओ, m into v।
यहाँ पे कुछ बातें बताता हूँ मैं कि अगर सपोज करो इफ मास को मैंने कांस्टेंट मान लिया, मास को क्या मान लिया मैंने? कांस्टेंट। अगर मास कांस्टेंट है देन वी कैन से दैट कि मोमेंटम जो होगा वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यस सर, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। कब? जब मास क्या कांस्टेंट, तो मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल रहेगा? वेलोसिटी। तो अगर मोमेंटम वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है तो मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच का जब आप ग्राफ बनाओगे, ग्राफ आपको एक स्ट्रेट लाइन, कैसा ग्राफ मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। और इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ में अगर मैं एंगल थीटा लेता हूं तो जो tan थीटा की वैल्यू लिखूंगा मैं, tan थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप है, स्लोप। तो tan थीटा की वैल्यू मैं किसके बराबर लिखूंगा? मास। इसके बराबर लिखूंगा मास। ठीक है। सेकंड केस लिखता हूं मैं कि अगर सपोज करो इफ v इक्वल्स टू कांस्टेंट, v इक्वल्स टू क्या कर दो? कांस्टेंट। अगर मैं v को कांस्टेंट करता हूं देन वी कैन से दैट v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जब लीनियर मोमेंटम का मास के साथ ग्राफ बनाओगे ये ग्राफ कुछ इस तरीके का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो मैं वापस tan थीटा को किसके बराबर लिखूंगा? v के बराबर लिखूंगा। तो स्लोप क्या बताएगा बताओ? वेलोसिटी। कई सारे लोग जब इस ग्राफ को बनाते हैं तो वो एक अपनी दलील देते हैं, मैं हालांकि उनकी दलील के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकता। जब मोमेंटम का मास के साथ ग्राफ बनाते हैं वो ग्राफ को यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं कि ओरिजिन से पास हो रहा है। और ऐसा करने के पीछे वो एक दलील देते हैं कि अगर मैं इस पॉइंट को लूं तो इस पॉइंट पे मास भी जीरो और मोमेंटम भी जीरो है। बोलो, मास जीरो और क्या है? मोमेंटम जीरो। वो इस वाली लाइन को ओरिजिन से टच नहीं कराते और वो ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनका मानना ये होता है कि मास का जीरो होना पॉसिबल नहीं है। मास जीरो होना पॉसिबल नहीं है, तो वो अपनी जगह है। ये ग्राफ को वो यहीं से पास कराते, इसको ओरिजिन से पास नहीं कराते। ठीक है, आगे बात समझो। एंड लास्ट केस लिखता हूं मैं कि अगर सपोज करो लीनियर मोमेंटम कोई कांस्टेंट मान, इसको कांस्टेंट मान ले, तो लीनियर मोमेंटम को कांस्टेंट मानोगे इसका मतलब m * v इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा। तो m इक्वल्स टू लिखेंगे समथिंग कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। गुड। यस सर। देन कैन वी से दैट m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v? यस सर। बोलो। यस सर। जो हमारा मास आया वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? वेलोसिटी। ऐसा कब होता है? जब मोमेंटम कांस्टेंट, जब मोमेंटम कांस्टेंट होता है तो मास वेलोसिटी के इनवर्सली, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो तब मास मोमेंटम मास के डायरेक्टली, और जब मास कांस्टेंट होता है तो लीनियर मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो m वर्सेस v का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ बनता है कुछ इस ग्राफ को हम लोग फिजिक्स में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नाम से जानते हैं। तो जब जब दो इनवर्सली प्रोपोर्शनल की चीजों का ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ कुछ इसी तरीके का आएगा। क्या नाम है इसका? हाइपरबोला। वैसे जनरली इसका मैथमेटिशियन लोगों ने जो नाम रखा है उसका नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आई बात समझ में? अरे ठीक है क्या? तो हमने सबसे पहले चीज सीखी लीनियर मोमेंटम। क्या होती है लीनियर मोमेंटम? कैसे मेजर करेंगे? स्केलर वेक्टर है, क्या डायरेक्शन होगी? वेलोसिटी डायरेक्शन।
क्या डायरेक्शन देंगे बताओ? जो वेलोसिटी की डायरेक्शन। क्लियर? अरे क्लियर है? यस सर। जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो लीनियर मोमेंटम में एक चीज सीखने को मिलती है, उसका नाम है चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम दैट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा पी, क्योंकि लीनियर मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा पी। लीनियर मोमेंटम को भी करते हैं पी, और चेंज को डेल्टा से करते हैं, यहाँ पे क्या लगा डेल्टा। तो डेल्टा पी कहीं पर लिखा हुआ तो मोमेंटम की बात करें कि चेंज इन मोमेंटम? चेंज मोमेंटम। और सिर्फ पी लिखा हो तो लीनियर मोमेंटम है। अच्छा, लीनियर मोमेंटम को कैसे मेजर करोगे? तो एक बार बताओ, लीनियर मोमेंटम की यूनिट क्या होनी चाहिए? मास का क्या लिखोगे? वेलोसिटी का तो क्या देगी? कितने लोगों को लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन याद है? बात कर रहे थे डेल्टा पी। Then simply we will let delta pH final momentum minus initial। चेंज कैसे निकालते हैं ना बच्चे? कैसे निकालते थे? फाइनल माइनस इनिशियल। पक्की बात? सोच लो, अगर किसी के अकाउंट में कितने पैसे क्रेडिट हुए तो निकालने का एक ही तरीका अभी भी तो माइनस बोले तो फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज मिल जाएगा क्या? यस सर। मिलेगा क्या? तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैसे निकालोगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। थोड़ा और मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करो तो ऐसा लिख सकते हैं, फाइनल मास into final velocity minus initial mass into initial velocity। यस सर। बोलो यस सर। बोलो यस सर। देख सकते हैं ऐसा? यस सर। पक्का? सोच लो, एक बार और सोच लो। अब यहाँ पे फिर से एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि मास जो है वो चेंज नहीं है, हालांकि मैं इस जगह पे उनकी इस दलील के साथ डिनाई कर देता हूँ। मैं क्यों डिनाई करता हूँ मैं बताता हूँ। वो मेरा अपना मानना है, बाकी लोगों को जिसको जो मानना है मैं उनकी कंसेप्ट के साथ चर्चा नहीं कर सकता। तो मास ऐसा कहते हैं लोग कि मास कांस्टेंट होता है, तो मैं यहाँ पे एक एजम्पशन लगा रहा हूँ, इफ m इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसका मतलब क्या होगा बच्चे कि फाइनल मास और इनिशियल मास सेम होएगा। कॉमन ले सकते हैं। बोलो, अगर फाइनल मास और इनिशियल मास सेम है तो इसको मैं m लेट कर लेता हूँ अपनी तरफ से, तो हमारे पास चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या बनेगा बताओ? m कॉमन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अरे बोलो। लेकिन मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाया इफ m इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर m कांस्टेंट नहीं हुआ, हालांकि सब लोग यही मानते हैं कि मास कांस्टेंट होता है, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे टैंकी में पानी भरा है सुबह सुबह, तो क्या टैंकी का मास सेम है? जब पानी भरते रहोगे मास विल गोज ऑन डिक्रीजिंग, और जब पानी सुबह निकालोगे तो डिक्रीजिंग। तो क्या हम कह सकते हैं कि मास कांस्टेंट? हो सकता है ऐसा कहना ठीक होएगा कि इस पूरे प्लैनेट का, पूरे यूनिवर्स का मास कांस्टेंट है, ठीक है, जो हमारे पूरे धरती इसका मास कांस्टेंट है। हालांकि एक बार जब मैं ऐसे पढ़ा रहा था कि हमारे अर्थ का मास कभी चेंज नहीं हो सकता, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा सा दलील दिया, उसने कहा सर एक बात बताओ कि हम लोग इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं तो गड्ढा खोदते हैं, उससे मास कम हो जाना चाहिए। मिट्टी के डाल देंगे। हां है मिट्टी का उसके बाद प्लेटफॉर्म बन गया, उसके बाद आपकी रैम बनती है तो मिट्टी डालनी सर खोदी है मिट्टी हमने तो लोग प्योर की तरह रखेंगे ना, तो लगे उड़ा सब ये यार सब कोई बंदा। एक बात बड़ी सिंपल सी बात बता दूं मैं,
अगर एक जगह से तुमने मिट्टी निकाली है एक दूसरी जगह रखी वहाँ से मिट्टी का ईंट बनाया और अपने घर पे लगा दिया, मास कहाँ कर कांस्टेंट नहीं हो सकते सर, क्योंकि किसी का वेट कम होगा, किसी का ज्यादा हो जाएगा तो वेट अलग मैकेनिज्म है, मास अलग है। सर जैसे मान लो कि इसका वेट 30 केजी है, तो इसका मास 30 केजी है, तो इसका मास 40 केजी हो गया। तो आपका मास बढ़ेगा सर ऐसे लाइक 10 साल लोग स्पेस में नहीं है। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं, कोई बात नहीं, एक प्रैक्टिकल घर के करके देखना, लेकिन सेफ्टी के साथ। हमारे पास वेइंग मशीन था ना, हम मैं जो वेट वेइंग मशीन तो चला चुका वेइंग मशीन के ऊपर कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल रख के पेपर रख देना, पेपर रख देना, पेपर को रखोगे तो वेइंग मशीन कुछ रीडिंग दिखाएगा। यस सर, 50 ग्राम की रीडिंग पॉइंट्स में 0.0 मान लिया मैंने 50 ग्राम की। पेपर को आग लगा दो, जब पेपर जलने लगेगा तो तुम क्या देखोगे कि इसका मास जो है वो धीरे धीरे कम, यस सर, अराउंड नेग्लिजिबल जो पहले 50 ग्राम रीड करता था हो सकता है वो 10-15 ग्राम ही। यस सर। अब हमारे सामने एक नया मिसकंसेप्शन आता है कि मास हो गया, पहले 50 ग्राम था, अब कितना ग्राम है, बाकी 35 ग्राम तो गायब हो गया। हवा में अगर वो हवा में ना हो, किसी बंद कंटेनर में होने तो एयर में ऑक्यूपाई करती है मास, एयर ऑक्यूपाई मास। तो इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक यही है कि इसके साथ जो कुछ भी था, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, जल करके जब कंबशन हुआ तो जो गैस का रूप लेगा उस गैस का खुद का भी कुछ मास होता है, एयर ऑक्यूपाई मास। आई बात समझ में? इसलिए पूरे प्लेनेट की अगर मैं बात करूं तो प्लेनेट का मास चेंज करना पॉसिबल, लेकिन हम लोगों ने थोड़े दिन पहले ही मून का मास बदल दिया। कैसे बदला बताओ? उसके बाद कोई एस्ट्रॉइड तक रहा होगा उसके। अब अभी तो हमने चंद्रयान लॉन्च किया है, जाके पहुंचने वाला है। अब जैसे ही चंद्रयान लॉन्च उसको ऊपर क्या करेगा, लैंड करेगा, मास बढ़ जाएगा। मून का साइज भी तो छोटा है, मून का साइज भी तो छोटा है। अब साइज तो साइज इज अ ज्योग्राफिकल फिनोमेना, तो हमने नहीं बनाया कि चल मून छोटा बना दो, ऐसा नहीं, वो हमारे साथ ज्योग्राफी, ठीक है, मून काफी बड़ा है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो एक उस मिसकंसेप्शन को क्लियर कर रहे थे हम लोग कि लीनियर मोमेंटम में जो मास है, ऐसा मानते हैं कि मास जो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, मास में कोई चेंज नहीं। बात समझ, लेकिन ऐसी बात नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि मान लो ट्रक है, ट्रक के ऊपर सामान लोड करें, the mass of the truck will goes on increasing, ट्रक से मास उतार रहे, मास लेवल धीरे धीरे कम होता रहेगा। हमारी बात आपकी बात। तो फैक्ट यही है कि अगर मास कांस्टेंट हुआ तो तुम इस वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, और अगर मास कांस्टेंट नहीं हुआ यू हैव टू गो थ्रू दिस। हमारी बात समझ में? अगर मास कांस्टेंट हुआ तो हम लोग लिख सकते हैं मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस v। अब एक बड़ा छोटा सा कांसेप्ट सिखाता हूँ, उसका काम हमारे पास बहुत ज्यादा आएगा। हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कह देगा कि सपोज करो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, इस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के ऊपर हम लोगों ने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है उसको इस तरीके से फेंका। जब मैंने इस मास को फेंका, मान लेता हूँ मैं कितनी स्पीड से फेंका उसको, u से। अब इस मास ने क्या किया, ग्राउंड से टकराया और टकराने के बाद रिबाउंड हो गया। मान लेता हूं मैं रिबाउंड होने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इस मास की u से चेंज होकर के कितनी होगी इसकी वेलोसिटी। एक छोटी सी चीज लेट कर लेता हूं मैं कि मैंने इसको अल्फा एंगल पे फेंका था और कितने एंगल पे रिबाउंड हो जा रहा है, बीटा एंगल पे। देखो तुम्हारे पास जो क्वेश्चन आएगा उसके 99.99% पैरामीटर में अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम गिवन होगी, u और v की वैल्यू सेम।
हाँ, लेकिन फिलहाल मैं एक जनरल केस पढ़ा रहा हूँ जिसमें हमें सबको समझ में आ जाए, उसी केस को डील करें। तो इस चीज को अब तुमसे पूछा जाएगा कि अगर ये इससे टकराया और टकरा करके इधर रिबाउंड कर गया तो बताओ मोमेंटम में कितने का चेंज आया। तो मोमेंटम में चेंज आया वो टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद के मोमेंटम में कितने का चेंज आया। अब ये कैसे पता लगाएं? तो हमें एक चीज तो दिख रही है डायग्राम को देखते हुए कि फेंकने से पहले उसकी वेलोसिटी u थी और टकराने के बाद वेलोसिटी v होगी। ठीक है, अब जरा समझते करेंगे। अपने आप को कन्विंस करने के लिए इसको x एक्सिस मान लेता हूं और इसको y एक्सिस। ठीक, इसको कौन सा एक्सिस मान लिया मैंने? x और इसको y। अब जो u है वो x एक्सिस के अलोंग है कि y एक्सिस के अलोंग? बीच में है, y जो है वो x में आ रहा है कि y में आ रहा है? दोनों में ही आ रहा बीच में आ रहा है। इस वाली लाइन के अलोंग है, एक्सेल ग्रीन है। बोलो क्या इस वाली पूरी लाइन के अलोंग है? हमें नहीं क्या इस पूरी लाइन के अलोंग है? बीच में आ रहा तो है। जो u आ रहा है वो इन दोनों लाइनों के बीच में आ रहा है। क्या बच्चों? एक्सेल ग्रीन है। तो हम क्या करेंगे? u को रिजॉल्व, क्या करेंगे? u को Resolve। है Resolve। जब u को रिजॉल्व करोगे तो u के दो कंपोनेंट ऐसे और ऐसे बनेंगे क्या? हाँ या ना? अरे बनेंगे क्या? यस सर। अब u को रिजॉल्व करोगे तो ठीक है, तो ऐसे करेंगे। दो कंपोनेंट बनेंगे ऐसे और ऐसे। एक कंपोनेंट बनेगा इधर की तरफ और एक कंपोनेंट बनेगा इधर की तरफ। ठीक है क्या? अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो इन दोनों में से कौन सा एंगल अल्फा है? दूसरा अल्फा होगा। अगर ये बीटा आएगा तो इन दोनों में से कौन सा? ये वाला ये वाला एंगल बीटा आएगा। जिसके साथ एंगल उसके साथ क्या लगा देंगे? तो u का ये कंपोनेंट कितना लिखो बताओ? u cos अल्फा। और ये v का ये कंपोनेंट क्या लिखूं? v cos बीटा। और ये v sin बीटा। नहीं है बात समझ में आई? बात समझ में क्या? अरे आपकी बात समझ में क्या? तो u का कंपोनेंट x एक्सिस में कितना है? u cos अल्फा। u cos अल्फा। और u का कंपोनेंट y एक्सिस में कितना है? u sin अल्फा। u sin अल्फा। तो अगर मैं चाहूं तो u को वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिख दूं, u cos अल्फा i कैप प्लस u sin अल्फा j कैप। माइनस j। मैंने माइनस j कैप हां, नीचे पॉजिटिव आई में नेगेटिव आई में। सारी बात समझ में? यस सर। तो जरा मेरे को सब लोग सोच के बताओ कि v को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखूं? सर हो जाएगा v cos बीटा i कैप प्लस v sin बीटा cos j कैप बीटा i कैप प्लस v cos बीटा j कैप। नहीं यही बात समझ में? आ गई। यही बात समझ में? आ गई। अब चेंज इन मोमेंटम में बताओ, कोलिजन से पहले ऑब्जेक्ट का मास और कोलिजन के बाद ऑब्जेक्ट का मास सेम है बदल गया? सेम है। कांस्टेंट मास सेम है क्या? इसका मतलब मास क्या है? कांस्टेंट है। अगर मास कांस्टेंट है तो चेंज इन मोमेंटम कैसे लिखो बच्चों बताओ? m into माइनस इनिशियल वेलोसिटी। दो बोले तो m into फाइनल वेलोसिटी कितनी है बताओ? v cos बीटा i कैप प्लस v sin v बीटा j कैप। cos बीटा i कैप प्लस v sin बीटा j कैप माइनस u cos क्या लगा? i कैप u cos अल्फा i कैप माइनस u sin अल्फा j कैप। माइनस u sin अल्फा j कैप। क्या इतनी बात आगे सबको समझ में? यस। अरे आगे क्या नहीं आई? क्या हम इसको सेपरेटली डील कर सकते हैं? अब ब्रैकेट ओपन कर लें, यस सर। बताओ क्या बनेगा ये? mv cos अल्फा कॉमन लेके bi माइनस ये हो जाएगा v cos बीटा i कैप कोई बात नहीं प्लस v sin बीटा j कैप माइनस cos cos बीटा i कैप प्लस u sin अल्फा j कैप। अल्फा j कैप। सारे i कैप वाले को एक साथ कर लेते हैं। m बताओ क्या लिखूं? v cos बीटा माइनस u cos अल्फा i कैप।
प्लस क्या लिखूं बताओ? V sin theta U sin alpha V sin theta प्लस U sin alpha क्या देगा बताओ? This is what change in momentum. अगर हमसे चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो क्या करेंगे? इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। कैसे निकालेंगे? आई क्या स्क्वायर को प्लस जीरो को स्क्वायर हो जाएगा। कर लोगे सॉल्व? यस सर। कर लोगे सॉल्व? यस सर। ये समझ में आया? आ गया। आ गया। तो फटाफट एक बार गो थ्रू करते हैं। व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम? The coordinate motion